नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल हिंदी में ऑडियो बुक में। पिछली वीडियो में हमने पेज नंबर 28 के ठीक उसके विपरीत से ख़त्म किया था। आज हम उसी के बाद से शुरू करेंगे। लोक व्यवहार में उसे जो आदेश मिले थे उसने उसे ठीक विपरीत काम किया। लिंकन के मना करने के बावजूद उसने सैन्य सभा की मीटिंग बुलवाई। वो हमला करने में झिझका, उसने टाल मटोल की, उसने सब तरह के बहाने बनाकर उन्हें टेलीग्राफ किया। उसने ली पर हमला करने से साफ इनकार कर दिया। आखिरकार बाढ़ का पानी उतर गया और ली अपनी सेना के साथ नदी पार करके सुरक्षित निकल गया। लिंकन गुस्से से पागल हो गए। इसका क्या मतलब है? लिंकन अपने पुत्र के सामने चीख रहे थे, हे भगवान, इसका क्या मतलब? कितना सुनहरा मौका था। दुश्मन हमारी गिरफ्त में था। हमें सिर्फ अपने हाथ फैलाकर उसे पकड़ना था और फिर भी हमने उसे अपने हाथों से निकल जाने दिया। मेरे आदेशों के बावजूद मेरी सेना टस से मस नहीं हुई। परिस्थितियां ऐसी थीं कि कोई भी जनरल ली को हरा सकता था। अगर मैं वहाँ होता तो मैंने खुद उसे अपने हाथों से कोड़े लगाए होते। घोर निराशा में लिंकन बैठे और उन्होंने मीड को ये पत्र लिखा। और याद रहे, अपने जीवन के इस दौर में लिंकन बेहद संयत थे और उनकी शब्दावली बेहद शालीन और संयमित हुआ करती थी। 1863 में लिंकन का लिखा ये पत्र गंभीरतम आलोचना से कम नहीं था। प्रिय जनरल, मुझे नहीं लगता कि ली के बच निकलने की गंभीरता से आप परिचित हैं। वो हमारी मुट्ठी में था और उसे पकड़ लेने से युद्ध समाप्त हो जाता। परंतु अब युद्ध लंबे समय तक चलता रहेगा। जब आप पिछले सोमवार को नदी के इस तरफ ली पर हमला नहीं कर सके, तो अब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जब वो नदी के उस पार सुरक्षित निकल गया है और आप अपनी 2/3 से ज़्यादा सेना उस पार नहीं ले जा सकते? ऐसी आशा करना निश्चित रूप से अतार्किक है और मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। सुनहरा मौका आपके हाथ से निकल चुका है और मुझे इस बात का बेहद अफसोस है। जनरल मीड को ये पत्र पढ़कर कैसा लगा? मीड को यह पत्र कभी नहीं मिला। लिंकन ने इसे भेजा ही नहीं। ये पत्र लिंकन की मौत के बाद उनकी फाइलों में मिला। मेरा अंदाज़ा है, और ये सिर्फ अंदाज़ा है, कि ये पत्र लिखने के बाद लिंकन ने खिड़की से बाहर देखा होगा और खुद से कहा होगा, 1 मिनट, शायद मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ। व्हाइट हाउस के शांत माहौल में बैठकर मीड पर हमला करने की सलाह देना मेरे लिए आसान है, परंतु अगर मैं कोटिसबर्ग में होता और अगर मैंने इतना खून खराबा देखा होता जितना मीड ने पिछले हफ्ते के दौर में देखा, अगर मेरे कानों में भी घायलों और मरने वालों की चीख पुकार गई होती, तो शायद मैं भी हमला करने के लिए तत्पर नहीं होता। अगर मैं मीड की तरह सुरक्षात्मक प्रवृत्ति का होता, तो शायद मैंने भी वही किया होता जो उसने किया था। वैसे भी अब मौका हाथ से निकल चुका है। अगर मैं ये पत्र भेज दूंगा तो इससे मेरी भड़ास तो निकल जाएगी, पर इससे मीड को बहुत ठेस पहुंचेगी। वो मेरी आलोचना करेगा और ख़ुद को सही साबित करने की कोशिश करेगा। इससे दुर्भावना पैदा होगी। सेनापति के रूप में मीड की उपयोगिता बुरी तरह प्रभावित होगी और इसके बाद वो शायद सेना से इस्तीफ़ा भी दे दे। तो जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ, लिंकन ने पत्र को एक तरफ रख दिया। कटु अनुभव से वे ये जानते थे कि तीखी आलोचना और डांट फटकार हमेशा बेईमानी होती है और उनसे कोई लाभ नहीं होता। प्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन कभी कभार अपना आपा खो बैठते थे और गुस्से में इतने गर्म पत्र लिखते थे कि कागज़ तक जलने लगता था। उदाहरण के तौर पर एक बार उन्होंने गुस्से में एक व्यक्ति को लिखा, आपको तो जिंदा दफना दिया जाएगा। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मुझे बता दें ताकि मैं आपका बाकी इंतज़ाम कर दूं।
एक और मौके पर उन्होंने एक संपादक को पत्र लिखकर ये बताया कि उनका प्रूफ रीडर मेरी स्पेलिंग और विराम चिन्हों को सुधारने के लिए कोशिश करता। ट्वेन ने आदेश दिया, अगली बार आप मेरे लिखे अनुसार ही छापे और प्रूफ रीडर से कहे कि वो अपने सुझावों को अपने सड़े हुए दिमाग में ही रखें। इस तरह के जहर बुझे पत्र लिखने से मार्क ट्वेन को राहत मिलती थी। इससे उसके दिल की भड़ास निकल जाती थी और इनसे कोई नुकसान भी नहीं होता था, क्योंकि मार्क की पत्नी ऐसे पत्रों को चुपके से फाड़ दिया करती थी। उन्हें कभी डाक के डिब्बे में डाला ही नहीं जाता। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे आप बदलना, सुधारना और बेहतर बनाना चाहते हो? बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा विचार है। मैं भी इसके पक्ष में हूँ, परंतु क्यों ना खुद से ही शुरुआत की जाए। विशुद्ध स्वार्थी ढंग से सोचें तो भी दूसरों को सुधारने के बजाय खुद को सुधारते हैं हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। हाँ, और कम खतरनाक भी। कन्फ्यूशियस ने कहा था, जब आपको खुद के घर की सीढ़ियों ही साफ ना हो तो आप अपने पड़ोसी की छत पर पड़ी बर्फ़ के बारे में शिकायत मत करो। जब मैं युवा था और लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था तो मैंने रिचर्ड हार्डिंग डेविस नाम के लेखक को एक मूर्खतापूर्ण पत्र लिखा। मैं लेखकों के बारे में एक पत्रिका के लिए लेख तैयार कर रहा था और मैंने डेविस से उसके काम करने के तरीके के बारे में पूछा। कुछ सप्ताह पहले ही मुझे किसी का ऐसा पत्र मिला था जिसके नीचे लिखा था, डिक्टेट किया गया परंतु पढ़ा नहीं गया। मैं इस वाक्य से बहुत प्रभावित हुआ। मुझे लगा कि लेखक बहुत बड़ा और व्यस्त और महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, तभी उसने ऐसा लिखा था। मैं कतई व्यस्त नहीं था, परंतु मैं रिचर्ड हार्डिंग डेविस पर इम्प्रेशन जमाना चाहता था। इसलिए मैंने अपनी छोटी चिट्ठी के आखिर में ये शब्द लिख दिए, डिक्टेट किया गया परंतु पढ़ा नहीं गया। उसने मेरे पत्र का जवाब देने का कष्ट नहीं किया। उसने इस पत्र के आखिर में एक लाइन लिखकर लौटती डाक से मेरे पास भिजवा दिया, आपके बैड मैनर्स का कोई जवाब नहीं। बात सच थी, मैंने गलती की थी और शायद मेरी भर्त्सना भी होनी चाहिए थी, परंतु चूंकि मैं इंसान था इसलिए मुझे इस बात का बुरा लगा। मुझे इतनी चोट पहुंची थी कि जब 10 साल बाद मैंने रिचर्ड हार्डिंग डेविस की मौत की खबर पढ़ी थी तो मेरे दिमाग में एक ही विचार घूम रहा था और मुझे ये स्वीकार करने में शर्म आती है, वो चोट जो मैंने मुझे पहुंचाई थी। अगर आप और मैं कल किसी के मन में अपने लिए द्वेष पैदा करना चाहते हों जो दशकों तक पलता रहे और मौत के बाद भी बना रहे, तो हमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ चुनिंदा शब्दों में चुभती हुई आलोचना करनी। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी आलोचना कितनी सही या जायज़ है। लोगों के साथ व्यवहार करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम तार्किक लोगों से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हम भावनात्मक लोगों से व्यवहार कर रहे हैं। इनमें पूर्वाग्रह भी है, खामियां भी हैं, गर्व और अहंकार भी है। कटु आलोचना के कारण ही थॉमस हार्डी जैसे अंग्रेज़ी साहित्य के महान उपन्यासकार ने उपन्यास लिखना हमेशा के लिए छोड़ दिया। आलोचना के कारण ही अंग्रेज कवि थॉमस चैटरटन ने आत्महत्या कर ली। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो अपनी युवावस्था में अभद्र थे, आगे चलकर इतने कटु कूटनीति बन गए। लोगों के साथ व्यवहार करने में इतने कुशल हो गए कि उन्हें फ्रांस में राजदूत के रूप में भेजा गया। उनकी सफलता का राज क्या था? मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूँगा, उनका कहना था, और हर एक के बारे में अच्छा ही बोलूँगा। कोई भी मूर्ख बुराई कर सकता है, निंदा कर सकता है, शिकायत कर सकता है, और ज़्यादातर मूर्ख यही करते हैं। परंतु समझने और माफ़ करने के लिए आपको समझदार और संयमी होना पड़ता है। अगली वीडियो में पेज नंबर 31। तब तक के लिए
थैंक यू।